रूटीन डाले, फिर सोचना आया कि 6 बजे तक वो लेंगे, तो फिर रूटीन हम देखे कि चेंज करना पड़ेगा। फिर मालूम चला कि माइक और टेक्निकल कुछ गड़बड़ी रहा, बीच में छोड़ दिए। तो हम देखे कि बीच में अभी आपका गैप है, इसलिए उस गैप को हम लोग पूरा ही करें, और इसलिए क्लास आपका अभी हम शुरू कर दिए कि नहीं लगातार चलते रहे। 5:30 से फिर करंट अफेयर भी आपका चलेगा, सभी रूटीन आपका कंटिन्यू है। तो इसमें अब सभी लोग बढ़िया से समझिए जो आज का क्लास है। आज से हिस्ट्री अभी हम रूटीन में रखे हैं, और हिस्ट्री में गांधी चिंतन हो गया था। अब हम लोग आज के क्लास से नेहरू का थाउट देखेंगे, नेहरू चिंतन हम लोग पढ़ेंगे। तो थाउट में समझते हुए लिखते हुए सब हम लोग चल रहे थे। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए नेहरू चिंतन। नेहरू चिंतन, ये नीचे हेडिंग दे देंगे। नेहरू के किन किन मुद्दों पर चिंतन की बात होगी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लोकतांत्रिक समाजवाद। इनका एक बहुत बढ़िया सोच रहा है, तो थोड़ा हम लोग लोकतंत्र पर नेहरू जी का विचार देख लेंगे। दूसरा नंबर समाजवाद पर इनका विचार देख लेंगे। जो आपके संविधान के संशोधन में बाद में जिन जिन वर्डों को जोड़ा गया, चाहे वो समाजवादी हो, लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो, इन सभी पे हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी ने जिन शब्दों को जोड़ा वो सभी नेहरू के ही थाउट थे। और इसलिए धर्मनिरपेक्षता पर महात्मा गांधी सॉरी नेहरू जी का क्या थाउट है हम लोग उसको देखेंगे। और भी जितने नेहरू की विदेश नीति कैसी रही, नेहरू की आर्थिक नीति कैसी रही, ये सभी हम लोग यहाँ पर विदेश नीति, आर्थिक नीति, ये सभी हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे। इसी को बीपीएससी एक बार क्या किया, इन सभी नीतियों को एक साथ मिला करके बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू का क्या योगदान रहा। अब आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू के क्या योगदान रहा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो ये पूरी बात को यहाँ पर लिखना होगा। विदेश नीति जब पढ़ेंगे तो इसी में दो बात आप सभी को मालूम है। एक तो हम लोग सभी लोग जानते हैं गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता एक खास विदेश नीति में ही उनकी एक अच्छी नीति है, गुट निरपेक्षता। और दूसरा ये भी सब लोग जानते हैं चीन के साथ पंचशील समझौता। तो ये पंचशील के बारे में भी ये विदेश नीति के ही पार्ट में हम लोग देखेंगे। सभी पे आप थोड़ा थोड़ा लिख देते हो तो ये होगा आधुनिक भारत जो अभी हम लोग का देख रहे हैं उसके निर्माण में नेहरू का क्या योगदान रहा। और लास्ट वन चूंकि हम लोग गांधी थाउट भी किए हैं तो इसीलिए महात्मा गांधी के विचारों से तुलना, महात्मा गांधी के विचार से तुलना, ये भी प्रश्न हो सकता है कि गांधी के विचारों से इनको तुलना करिए, क्या समानता क्या असमानता आप क्या पाते हो। कुछ मुद्दे पर गांधी के सिद्धांत से नेहरू के सिद्धांत एकदम समान थे, कई मुद्दे पर असमानता भी देखा जा सकता है। यानी नेहरू चिंतन में हम लोग का जो मेन पढ़ना है लोकतंत्र के बारे में नेहरू जी का थाउट, समाजवाद पर इनके थाउट, धर्मनिरपेक्षता, विदेश नीति में गुट निरपेक्षता, पंचशील, आर्थिक नीति इनका क्या रहा, नेहरू जी ने अर्थव्यवस्था के बारे में कैसा सोचा, और गांधी के विचार से इनका कंपेरिजन। इतना सेक्शन जब देखेंगे तो नेहरू कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का चिंतन देखेंगे। अभी जो परिदृश्य चल रहा है बीपीएससी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी नेहरू टैगोर पर ही पूछे। हम लोगों ने देखा कि राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन सभी पर भी पूछ दिए। और इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपका नेहरू छोड़ करके इस बार इंदिरा गांधी भी पूछ सकता है, इस बार इंदिरा गांधी भी पूछ सकता है। और पूछने का मेन रीजन है बंगाल चुनाव, क्योंकि बीपीएससी बहुत ज्यादा अप टू डेट रहता है, एकदम जो लेटेस्ट घटना है उसके साथ वो अपने आप को एकदम जुड़े रहता है। और उसमें पढ़ाने वाले और बच्चे की दृष्टि अगर उतना दूर तक है तब बहुत बढ़िया कर पाते हैं। बंगाल चुनाव अभी खास ये इंदिरा गांधी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है क्वेश्चन में, क्योंकि बंगाल चुनाव में लाभ लेने के लिए आपने देखा कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अपना मेन एक पुरस्कार महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार जो है ये बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को दे दी। और शेख मुजीबुर रहमान के जो है उस अवार्ड को उनके जो भी वारिस हैं उनको सौंपने के लिए इस कोरोना काल के जस्ट लास्ट में, यानी दूसरे फेज के जस्ट कोरोना के पहले, उन्होंने पहली विदेश यात्रा भी इसी बांग्लादेश में किया, ताकि बांग्लादेशों के साथ हमारे अच्छे संबंध होंगे तो यहाँ से कई वोटर यहाँ प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश में जाकर वहां के संबोधन भाषण में इंदिरा गांधी की बड़ाई भी की कि बांग्लादेश के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो एक प्रधानमंत्री के मुख से अगर दूसरे पार्टी के प्रधानमंत्री का अगर बड़ाई चल रहा हो वो भी दूसरे देश में, तो स्वाभाविक बात है कि आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डाली, उनके चिंतन थाउट पर प्रकाश डाली। तो इसलिए आपको गांधी, नेहरू, टैगोर, जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी भी हम इसमें पढ़ाएंगे, एक दो सेकंड पुरुष को और देखें, ताकि चिंतन वाले किसी भी वर्ष कभी भी एग्जाम तो आपको लगे कि हाँ इस सेक्शन से हमारा क्वेश्चन अगर पूछता है तो हम बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए ये तो हमने आपको दिया थीम कि जिस पर खास आ सकता है तो आगे हम लोग चिंतन करेंगे। अभी हम लोग दो आज के क्लास में मेन देखेंगे, एक ही मेन देखो समाजवाद के थाउट और लोकतंत्र के थाउट, इनको समझते हैं। देखिए सबसे पहला तो नेहरू एक मोतीलाल नेहरू के घराने में अच्छे घराने से है, पढ़ने लंदन गए, लंदन में पढ़ाई में तो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। जब भारत लौटे तो शुरुआत में अंग्रेजों के ही पक्षधर रह चुके, लंदन में पढ़ाई किए हैं। और उसके बाद लेकिन धीरे धीरे गांधी जी के विचार से काफी प्रभावित हुए और कई विषय वस्तु पर इन्होंने गांधी की बातों को भी रखा। यहाँ पे एक दो बातें जो मुख्य रूप से चल रही थी उस बात पर हम लोग देखें। 1917 में एक बहुत बड़ी मेन आंधी क्रांति कहिए ये समाजवाद का है। समाजवाद की जो मेन क्रांति हुई वो क्रांति थी रूस में, ये देने वाले थे कार्ल मार्क्स। थोड़े से हम लोग चिंतन यहाँ पर रखेंगे ताकि लॉजिक रूप से आप कितना बढ़िया आंसर कर पाओगे, ये तभी अच्छा आंसर कर पाओगे जब पुराने कुछ विषय वस्तु आपको मालूम। देखो कार्ल मार्क्स एक चिंतक है, एक्चुअल जर्मन के ही चिंतक में है। ये कार्ल मार्क्स जो है ये 1857 के विद्रोह को भी देखे हैं। और मार्क्स ने कुछ ऐसे चिंतन दिए कि खुद नेहरू ने ही कहा कि हमारे दिमाग के कई अंधेरे जो कॉर्नर थे उसमें प्रकाश लाने का काम मार्क्स ने किया। यानी कई जगह जो हम एकदम चुपचाप आंख बंद करके मान रहे थे, हम तथ्य नहीं समझ रहे थे, मार्क्स की थ्योरी से हमें बहुत ज्यादा कुछ जानकारी मिल पाई। कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दिया और वह थ्योरी था वर्ग विहीन का सिद्धांत। वर्ग विहीन का सिद्धांत, वर्ग विहीन का मतलब होता है जहां ना कोई अमीर वर्ग हो और ना ही कोई गरीब वर्ग। जैसे पक्षी हैं, जैसे जानवर हैं, उसमें कौन अमीर है कौन गरीब है ये पता नहीं चलता। तो मार्क्स ने भी वही कहा कि वर्ग विहीन, ना अमीर हो ना गरीब हो, सब मानव मानव एक समान हो, और यही मानव मानव एक समान को हम लोग समाजवाद कहते हैं। इसने थ्योरी दिया कि जो भी हमारे कोई भी सिस्टम में एक दिन ऐसा आएगा जब वर्ग संघर्ष होगा। मार्क्स का थ्योरी मेन वर्ग संघर्ष के लिए जाना जाता है। वर्ग संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष का मतलब है कि एक दिन गरीब वर्ग जगेगा, अपने अधिकार के प्रति सचेष्ट होगा और अमीर वर्ग पर हमला करेगा, और एक इस संघर्ष से एक क्रांति होगी
और उस क्रांति से अचानक एक सामाजिक आर्थिक बदलाव होगा और वर्ग विहीन समाज का निर्माण होगा। जो भी राजा बनेगा वो राजा क्या करेगा, जो भी उत्पादन के साधन और वितरण है, इन समस्त उत्पादन के साधन और वितरण पर राजा स्वयं अधिकार करेगा। ये सिर्फ राजा के द्वारा ही चलेगा, सार्वजनिक क्षेत्र में ही चलेगा। निजी क्षेत्र में कोई कंपनी नहीं रहनी चाहिए। जो भी कंपनी है वो सब राजा को स्वयं चलाना चाहिए और जो पैसा आए सब में बराबर बंटना चाहिए। एक क्लर्क का भी वही पेमेंट होना चाहिए जो एक इंजीनियर का है। योग्यता के अनुसार पद अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पेमेंट सबका बराबर होगा, क्योंकि पेमेंट ऊपर नीचे देने से फिर समाज में अमीरी गरीबी ये सब व्याप्त होने लगेंगे और वर्ग विहीन समाज समाजवाद का संकल्पना। हर क्षेत्र में समाज बराबर हो, चाहे वो धर्म है, हर व्यक्ति को पूजा का समान अवसर मिलेगा, वो चाहे समाज में कोई सिस्टम हो, समाजवाद मतलब सब कोई बराबर। और यही चीज हम लोगों ने देखा, उत्पादन के साधन और वितरण पर सरकार का अधिकार, सार्वजनिक अधिकार, इसमें निजी क्षेत्र की कोई सहभागिता नहीं होगी। और ये जो थ्योरी है, इस समाजवाद की थ्योरी है जो अभी हम लोग समझे। नेहरू ने स्वयं कहा था कि मैं समाजवादी हूं। संविधान लिखते समय इस समाजवाद शब्द तो नहीं थे, लेकिन आप खुद जानते हो कि इंदिरा गांधी के द्वारा ही इस फिर से प्रस्तावना में भी इसको जोड़ा गया, इस समाजवाद शब्द को। समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता, ये सब जो देख रहे हो शब्द, ये जो बाद के शब्द है, ये सभी नेहरू के विचारों से लिया गया शब्द। नेहरू स्वयं कह रहे हैं कि मैं समाजवादी। अब ये बेसिक आपको हमने बना दिया है। अब नेहरू के थाउट पे आपको पूरा ध्यान देना है। क्या नेहरू का समाजवाद ऐसा ही समाजवाद है या इससे भिन्न है? वो किस प्रकार के समाजवाद की कल्पना करते हैं? और इसी पे हम लोग चलेंगे। पहले समाजवाद पे ही चलेंगे, अपने आप के बीच में आ जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, नेहरू का साफ मानना, वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं समाजवादी हूं। और उन्होंने एकदम सीधा सीधा कहा कि यदि किसी व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगा तो आर्थिक रूप से स्वतंत्रता नहीं मिलने से राजनीतिक स्वतंत्रता जो हमारा अंग्रेज छोड़ा है वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्रदान करेंगे तो राजनीतिक स्वतंत्रता कुछ दिनों का मेहमान होगा, अल्पकालिक होगा, टिकाऊ नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने दो तरह की बात चली, एक राजनीतिक स्वतंत्रता और दूसरा नंबर उन्होंने चला आर्थिक स्वतंत्रता। ये दो बात। राजनीतिक स्वतंत्रता में उन्होंने लोकतंत्र व्यवस्था में ही विश्वास किया। उन्होंने देखा कि कई तरह के जो है सरकार हो सकते हैं, तानाशाही सरकार भी हो सकती है, हम जो बोलेंगे वही होगा। ऐसा भी सरकार हो सकती है जो बहुमत के बाद बैठे तो जो चाहेगी वो प्रस्ताव पारित कर दे, कोई भी सदन में बहस कराने की जरूरत न रहे, विपक्षी चुपचाप बैठो, तुम हारे हुए हो इसलिए जो पास हो रहा है केवल तालियां लगाओ और नहीं तो बहिष्कार करके बाहर जाओ। लेकिन नेहरू का था कि नहीं, हम जिस लोकतंत्र को स्थापित करें इसमें अगर दो व्यक्ति भी हमारा विरोधी दल में जीत के आया है तो उनसे भी उस मुद्दे पर बहस करवाएं, उनका क्या चिंतन है इसको हम सुने। और नेहरू का साफ कहना था कि हम में और आप में वैचारिक मतभेद हो सकता है कि आप कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन ये वैचारिक मतभेद के बाद भी हम आपके जो बोलने की जो स्वतंत्रता है हम इसको बाधित नहीं करेंगे। देखो, इनका सोच है कि आपके जो अधिकार है कि आप बोले, हम इसको बाधित नहीं करेंगे, आप बोलिए, हम सुनेंगे, यही लोकतंत्र है। ये हो सकता है कि आपकी बात से हम सहमत नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये हो सकता है। और इसीलिए नेहरू ने संसदीय लोकतंत्र में अपनी पूरी आस्था प्रकट की कि संसद में भी लोकतंत्र हो, संसद में भी सबको बोलने की आजादी हो, पूरे समूह की सामुदायिक भावना को हम रिप्रेजेंट करें। हमारा देश में किस प्रकार के लोकतंत्र का महत्व है, विदेशों में किस प्रकार का महत्व है, इन दोनों चीजों को देखते हुए आज जिस संवैधानिक व्यवस्था का नींव, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का नींव जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में रखा, आज आपको जान के यही खुशी होगी कि आज हम लोग एक 75 वर्ष जो स्वतंत्रता का मना रहे हैं, नींव रखा हुआ हमारे जवाहरलाल नेहरू का है। उन्होंने जिस प्रकार के भारत में लोकतांत्रिक नींव पर इमारत धीरे धीरे खड़ा होते गया, आज आजादी के 75 वर्ष के बाद भी अगर वो टिकाऊ है तो इसका श्रेय जवाहरलाल नेहरू को। क्योंकि इसके बाद कई बार भारत के साथ साथ ही पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के लोकतंत्र में कई बार तख्ता पलट होगी। भारत में अभी तक तख्ता पलट नहीं हुआ है। भारत का लोकतंत्र सोचिए कि इतना बढ़िया है कि आज भी उसमें कोई तरह की समस्याएं नहीं आ रही। तो ये लोकतांत्रिक में नेहरू जी की बात रखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं समाजवाद की थ्योरी पर, इस पर थोड़ा विचार दीजिए। इन्होंने कहा कि हमारा जो समाजवाद है वो मार्क्स के समाजवाद जैसा नहीं है। हम रूस के जो मार्क्स का जो समाजवादी सोच है उसको हम अंधाधुन या जो है अंधानुकरण, आंख बंद करके अनुकरण हम नहीं कर रहे। हमारा पूंजीवादी विरोधी हमारा समाजवाद नहीं। ये देखो, मार्क्स का था कि पूंजीवादी विरोधी समाजवाद। पूंजीवादी विरोधी समाजवाद का मतलब मार्क्स का कहना था कि जो राजा बनेगा वो पूंजीपतियों की धन संपत्ति को जब्त करके सभी गरीबों में बांट देगा और अमीर और गरीब सब एक हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये मार्क्स का समाजवाद। नेहरू का जो समाजवाद है, जो चिंतन है, वो काफी वैज्ञानिक है। नेहरू का जो चिंतन है वो रूस के मॉडल से है लिया हुआ, लेकिन ये अपने थाउट का है। उन्होंने जो कहा कि हाँ मैं समाजवादी हूं, तो उनका समाजवाद में उन्होंने कहा कि मैं नियोजन की पद्धति को अपनाऊंगा जैसे रूस अपनाता। समाजवादी देश एक योजना बनाता है कि हमें कितने दिनों में कितना डेवलप करना है, क्योंकि हर चीज सरकार के कंधे पर होती है। और इसीलिए जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल देख रहे हैं, ये नियोजन रूस से ही लिया गया, नेहरू के द्वारा ही लिया गया। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा समाजवाद है वो नियोजन की पद्धति पर आधारित है, लेकिन हमारा उत्पादन के साधन और वितरण पर हमारी अवधारणा है कि सार्वजनिक और निजी ये दोनों लोग का अस्तित्व होना चाहिए। इनका समाजवाद रूस वाला समाजवाद से अलग है। ये भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। आजादी के समय भारत में प्रधानमंत्री या भारत राष्ट्र के पास इतने पैसे नहीं थे कि बड़े बड़े उद्योग लगा सकते, सभी देश के आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते, और न ही कोई ऐसा उद्योगपति था एक जिससे पूरी चीज की पूर्ति होती। और इसीलिए नेहरू ने एक डिसीजन लिया कि हम भारत में नियोजित परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। मिश्रित का मतलब है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होगा। ये देखो, रूस से कंप्लीट अलग हो गए। इन्होंने कहा कि हम पूंजीपतियों का धन छीन करके गरीबों में नहीं बांटेंगे। मेरा जो समाजवाद की अवधारणा है कुछ अलग है। हमारी समाजवाद की अवधारणा में है कि पूंजीपतियों को भी उठना है और पूंजीपति भी देश कल्याण में अपना वो भी योगदान देंगे और हम भी योगदान देंगे, दोनों का सह अस्तित्व होगा और हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेहरू है वो समाजवाद को एक घटना के रूप में नहीं देखते। घटना का मतलब अचानक क्रांति करी, जगेगा मारो सबको, ये करो, ये घटना है।
नेहरू ने समाजवाद को एक सतत प्रक्रम के रूप में देखा। नेहरू ने कहा कि हम समाजवादी हैं, सब बराबर होगा, वर्ग विहीन समाज होगा, लेकिन उसके लिए सतत प्रक्रम है, धीरे धीरे ऐसा होगा। ये नहीं कि आज गरीब लोग उठो और दुनिया के मजदूर एक हो, तुम्हारे पास सिवाय बंधन खोने को कुछ नहीं, पाने को विश्व है, ये सब सोच के कहीं भी हमला कर दो, सब संपत्ति खींच लो और तुम भी राजा हो जाओ, वो भी कंगाल हो जाए, सब बराबर हो जाए। ये घटना है, परिघटना है। नेहरू ने कहा कि मैं समाजवाद को परिघटना नहीं मानता, मैं समाजवाद को एक सतत प्रक्रम मानता हूं। नेहरू ने समाजवाद के जिस मॉडल को प्रस्तुत किया उसको हम लोग कह सकते हैं कि यह लोकतांत्रिक समाजवाद, सबको लेकर चलने वाला, किसी का शोषण नहीं करना। उन्होंने समाजवाद और लोकतंत्र इन दोनों के बीच बैलेंस बनाया, संतुलन बनाया। रूस वगैरह में यही चीज नहीं है, समाजवाद का मतलब शासक के पास सर्वसत्तावाद, एकदम फुल पावर, जिसका चाहे संपत्ति छीन लेंगे। इन्होंने इसके और इसके बीच एक संतुलन बनाने का काम किया। इनका समाजवाद एकदम, आपको लिखना है कि जो नेहरू का समाजवाद है वो एकदम वैज्ञानिक है, इनका जो समाजवाद है वो एकदम व्यवहारिक है। ये चीज आपको मेन ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक और व्यवहारिक है, और इनका समाजवाद निरंकुश समाजवाद से बिल्कुल भिन्न है। ये नहीं है कि समाजवाद जब जिसको चाहेगा एकदम तंग कर सकता है, इनकी विचार समाजवादी का एकदम बिल्कुल अलग। अब इन्हीं चीजों को आप अभी लिखोगे और एक से दो बार पढ़ोगे। देखो, हम पहले कोशिश क्या करते कि आपके अंदर एक चिंतन आना चाहिए। अब जो बच्चे यही नहीं जानोगे समाजवाद है क्या, पहले वाला समाजवाद क्या था, ये तुम नहीं जानोगे, तो नेहरू क्या चाह रहे हैं ये तुम कभी नहीं समझ पाओ। इसीलिए हमने कोशिश किया कि पहले जो समाजवाद रसियन में था, नेहरू जी को ऐसा क्या विश्वास हो गया, क्यों कहे कि मैं समाजवादी? क्योंकि समाजवाद 1917 में आया, तो ये समाजवाद आया तो दुनिया लोग हंस रहा है कि सरकार सब पर नियंत्रण कर लिया, अमीरों की संपत्ति जब्त कर लिया, गरीबों में बांट दिया। तो वहां लेनिन वगैरह हेड बना तो यही किया। मोदी जी को 200 मान लो कुछ नोट ही बंद किए, नोटबंदी में कि नोट नहीं चले। लेनिन ने अनाउंस कर दिया कि बैंक में जितना पैसा जमा है कल से नहीं निकले, वो सारा जमा पैसा सरकारी है, जितने जमीन है वो सब सरकारी है, रजिस्ट्री अब नहीं होगी, जितने मकान है सब सरकारी है, ये नहीं बिक सकते। और किसी के घर में छापेमारी में अगर पैसा घर में पकड़ा जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर घर में पैसा है तो उसको बैंक में जमा कर दो, जमा होगा लेकिन निकलेगा नहीं। ये समाजवाद। अब तुमको समाजवाद समझ में आ रहा होगा। समाजवाद का मतलब कोई पैसा उसका घर में नहीं रखना है तुम, जो सिर्फ इतना ही जो जीवन यापन कर सको। समाजवाद रूस में कहता है क्यों पैसा रखना चाहते हो, क्यों रखना चाहते हो तुम? तुम्हारा कोई भी बच्चा है, मेरा स्कूल खुलेगा, वो सरकारी स्कूल होगा, हर चीज सरकारी है, तुम्हारा बच्चा है फ्री पढ़ेगा, स्कूल कॉलेज जितना सब फ्री, हम पढ़ाएंगे उसको, कोई पैसा नहीं चाहिए। प्राइवेट कोई ट्यूशन कोचिंग चलेगा नहीं, प्राइवेट नहीं होता है समाजवाद, हर चीज सरकारी होता है। ट्यूशन चाहिए सरकार खोलेगी, वो भी फ्री पढ़ाएगी, बच्चा पढ़ाना है फ्री पढ़ाएगी, हायर एजुकेशन है फ्री पढ़ाएगी, और स्कूल तुम्हारा फ्री हो गया। बीमार पड़ोगे तो अस्पताल हॉस्पिटल फ्री है। तुमको कोई भी इलाज में किडनी बदलना है, चाहे फेफड़ा बदलना है, सरकार बदलेगी, पूरा पैसा सरकार का। अब तुम्हारी सरकार उस पिता के समान है जो तुम्हारे हर दुख को, हर संकट को वो खुद अपने ऊपर लेने को तैयार है। तो तुम कैसा नालायक बच्चे हो जो कमाने के बाद पैसा खुद रखते हो? तुम कमाओ भी तो ये पैसा को अपना पैकेट खर्च पर रखो, एक्स्ट्रा जो अमाउंट है अपने गार्जियन को दे दो, सरकार को दे दो, और सरकार उससे तुम्हारा हित चाहेगी, सबको लेके चलेगी। ये थाउट समाजवाद का। लेकिन नेहरू का जो थाउट था समाजवाद का, हम लोगों ने देखा कि इससे एकदम अलग। उनका हम लोग के भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल, इसको व्यवहारिक कह सकते हैं, इसको वैज्ञानिक कह सकते हैं। ये अंधा अनुकरण नहीं है कि आंख बंद करके जो समाजवाद कह रहे हैं, नेहरू ने सीधा सीधा उसकी बात किया। भारत में जो आपके पॉलिटी में पढ़ते हो जिस समाजवाद की चर्चा है, भारत समाजवादी देश है, तो ये मार्क्स का समाजवाद नहीं समझना, नेहरू का समाजवाद समझना। एकदम व्यवहारिक, हर किसी को बराबर किया जाएगा, लेकिन एक क्रांति के रूप में नहीं, सतत प्रक्रम के रूप में बराबर किया जाएगा। तो ये अब आपको ये शब्द बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसी बात पे हम लोग इसको लिखेंगे, लिखा देने से दो बार पढ़ने पर आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाए। पहले ये बताइए, नेहरू के समाजवाद का थाउट क्लियर हुआ आपको? थाउट क्लियर हुआ तो इसलिए मेन चिंतन है आपके अंदर, वो थाउट जो उनका है वो क्लियर होना चाहिए। थाउट जब तक क्लियर नहीं है, केवल लिख रहे हो तो नहीं क्लियर होगा। चलिए, बहुत सुंदर, मैक्सिमम बच्चे एकदम क्लियर कर लिए। तो चलिए, सबसे पहले इसको आप लिख दीजिए एज ए सिलेबस, एकदम जीरो से हम लोग सिलेबस के साथ चलेंगे। जल्दी से नेहरू चिंतन, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, विदेश नीति में हम लोग इनके दो देखेंगे, गुट निरपेक्षता और पंचशील। उसके बाद इनकी आर्थिक नीति और गांधी के विचार से कंप्लीट है। इतनी बात को देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग इन दोनों के लगभग पहलू को आज टच कर लेंगे, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अगले दिन इन दोनों पे चलेंगे, उसके बाद एक दिन और लगभग 4 दिन नेहरू पे हम लोग देंगे, 4 दिन में नेहरू चिंतन कंप्लीट हो जाएगा। तब इसके बाद टैगोर, फिर हम लोग जयप्रकाश बाबू पर सीधा सीधा क्वेश्चन चलेगा, उन लोग में इतना चिंतन की जरूरत नहीं है। टैगोर तक आपको थोड़ा डिटेल, उसके बाद हर चिंतक एक दिन, उसको हम लोग केवल एक बार उनके थाउट पर बहुत ज्यादा पढ़ चलेंगे और बस निकलते चलेंगे। चलिए, इसको लिखने के बाद नीचे लिख दीजिए, लोकतंत्र के प्रति नेहरू के विचार। 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 आपको सीधा सीधा शुरुआत ही करना है कि जो भारत में उदार लोकतांत्रिक छवि है, हम लोग की लोकतांत्रिक छवि कैसा है? उदार है। देखो, पिता 3 वैरायटी के होते हैं। एक पिता मीन्स राजा, राजा अपने आप को पिता ही कहते हैं, पिता मीन्स राजा। एक पिता है जो अपने बेटे की इतनी परवाह करते हैं कि उनको अपनी मर्जी का कुछ करने नहीं देते, कुछ भी करने नहीं देते हैं। और दूसरे पिता इतने बेखबर होते हैं कि उन्हें बस बेटे को व्यस्त होना, और सीधा कहते हैं कि भाई अभी बड़ा हो गया है, इसकी जो मर्जी आए जो करे, हम इस पर अब कुछ नहीं बोलेंगे, खुद बड़ा हो गया। और तीसरा है कि आवश्यकता है तो थोड़ी बहुत कुछ बात बोले, अन्यथा स्वतंत्र छोड़े। तो राजा भी उसी प्रकार के 3 तरह का है। अगर समाजवादी राजा की बात करें, साम्यवादी राजा की बात करें, जैसा रूस और चीन में देख रहे हो, चीन में बात जो देखते हो, चीन में कोरोना है कि नहीं, तो चीन में कोरोना है कि नहीं ये निकालने की जरूरत और ये न्यूज में चलाने की जरूरत न तो किसी अखबार वाले को है, न किसी टीवी वाले को। चीन में कोई टीवी वाला अगर दिखा दे कि कोरोना से 8 मर रहा है, ऐसे दिक्कत है, हॉस्पिटल में ये कमी है, तो उस टीवी चैनल के मालिक को मृत्यु दंड मिलेगा, और जो खबर चला रहा है उस सबको मृत्यु दंड मिलेगा। हाँ, देख भी तुम लिया तो कहोगे कि हम न्यूज देखे थे, तो तुम्हें भी मिल सकता है। ये एकदम टाइट पिता है, भी मर रहा है, क्या हो रहा है, छोड़ दो, अपने पिता पर भरोसा रख, राजा पे भरोसा रखो, चुपचाप शांति से देख। न्यूज चलाने से बच्चे उचेगा नहीं, राजा खुद देख लेगा क्या सही है क्या नहीं है, वो अपने कर लेगा। ये चीन का थ्योरी है, ये रूस का थ्योरी। चीन में कोई व्यक्ति रोड पर उतर के मुर्दाबाद सरकार का नहीं कर सकता।
अगर बोल दिया सरकार मुर्दाबाद तो मतलब आजीवन कारावास है। पुतला उतला फूंक दिया तो सरकार उसको जिंदे फूंक देगी पूरे परिवार के साथ। इतना टाइट व्यवस्था कहती है कि वैसा बेटा क्यों रहेगा जो बापे का मुर्दाबाद करे। बाबूजी के कहेगा कि बाबूजी मुर्दाबाद, वैसा बेटा को घर से छाड़ दो, सब संपत्ति से बेदखल कर दो। ये मानना है समाजवादी का। और इसीलिए चीन में जो सरकार कह दी कि एक दंपत्ति एक संतान, तो हस्बैंड वाइफ का एक ही संतान होना चाहिए। दूसरा संतान हो गया तो फाइन, तीसरा हो गया तो तुमको जेल डाल दिया जाएगा। टाइट नियम है। जो सरकार कहती है उन्हें दिमाग मत लगाओ, किंतु परंतु मत करो। जो कह दी चुपचाप करो, और तुम्हारे लिए सरकार हमेशा अच्छा ही कहेगी। सरकार क्यों तुम्हारा बुरा चाहेगी? तुम हमारे देश का नागरिक हो। ये कहना है रूस और चीन का। अब देखो ये किस मामले में आपको लग रहा है कि उदार है। चीन भी कहता है कि मेरे यहाँ लोकतंत्र है, केवल लोकतंत्र से खुश मत हो जाना। चीन भी कहता है कि मेरे यहाँ लोकतंत्र है, और इलेक्शन में सिर्फ एक पार्टी साम्यवादी पार्टी को केवल खड़ा करवाता है, दूसरी पार्टी भी नहीं। एक दल है सिर्फ, बस एक दल, और एक आदमी खड़ा होगा और सभी आदमी को वोट देने जाना है, और सब लोग वोट देगा। वोट नहीं दोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। वोट जाके दो, वोट देना है, लेकिन किसको देना है? तो एक ही आदमी खड़ा है, उसी को देना है, और व्यक्ति के द्वारा वो कहेगा कि हम चुने गए हैं, सब लोग मिलकर हमको चुना है। इसीलिए चीन में लोकतंत्र है। देखो ऐसा भी लोकतंत्र है दुनिया में, और बगल में तुम्हारे पड़ोसी चीन ही वैसा एग्जाम्पल। यहां तक घोषणा कर देगा कि आजीवन हम ही राष्ट्रपति होंगे। लोकतंत्र, जनता ने ऐसा कह दिया है। ये सभी लोकतंत्र में एग्जाम्पल तुमको मिलेंगे। ये चीज आपको हम अभी बताए इसीलिए कि भारत का जो लोकतंत्र है, भारत एकदम बेटे को आवारा भी नहीं छोड़ता है, लेकिन उदार पिता के समान है। भारत कहता है कि पिता अगर बेटा को कहे कि बेटा पानी थोड़ा ले आओ, और बेटा कहा कि अभी हमको छुट्टी नहीं है, पढ़ने जा रहे हैं, तो रूस चीन वाला पिता कहेगा कि आओ पढ़ के तुम पढ़ाई ही काम देगा। हम पढ़ा रहे और हम ही को पानी नहीं दिया, तो ऐसा बेटा रहे चाहे जाए, घर का दरवाजा बंद कर दिया। ये रूस चीन। अमेरिका वगैरह एक पूंजीवादी है, जिसको जो बिजनेस समझ में आए करो, तुमको राजा कुछ पूछने नहीं जाएगा। जी रहे हो, मर रहे हो, लाभ हो गया, हानि हो गया, लटक रहे हो, क्या कर रहे हो, देश का राजा का काम है देश चलाना, तुमको नहीं चलाए। एकदम आवारा छोड़ने वाला एक पूंजीवादी व्यवस्था है। ये व्यवस्था आप देखो, ये उधर है, ये समाजवादी व्यवस्था, ये रूस चीन में देख रहे हो। इन दोनों व्यवस्था में टकराव है, और इसके बीच का मध्यम मार्ग यही गुटनिरपेक्षता है, यही दो गुट है। नेहरू की आस्था समाजवाद में थोड़ी बढ़ गई, कारण था 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया, और आर्थिक संकट में पूरे दुनिया के देश तबाह हो गए। स्वयं अमेरिका जो एकदम पूंजीवादी देश है, उसकी स्थिति खराब हो गई। अमेरिका से ही आर्थिक संकट की शुरुआत हुई। अमेरिका खुद डगमगा गया, और उस समय रूस मुस्कुरा रहा था, उसको कुछ नहीं हुआ। रूस एकदम मजबूत बना हुआ है, और इसीलिए दुनिया पहली बार देखी कि जो नियोजित प्लानिंग वे से कोई देश बढ़ता है तो उसके यहाँ आर्थिक संकट नहीं आता है, और राजा की जिम्मेदारी है सबको लेके चलना, और समाजवादी थॉट एकदम हिट किया। इसीलिए नेहरू ने कहा कि हाँ मैं समाजवादी हूं। उन्हें समाजवादी पर भरोसा 29-30 में हो गया, लेकिन उन्होंने इन दोनों के बीच का एक उदार पिता के जैसा अपना नेतृत्व निभाए कि अगर हम बेटा को कहेंगे बेटा पानी ले आओ, और वो कहेगा कि ट्यूशन में लेट हो रहा है, तो कहेंगे कोई बात नहीं, तुम जाओ पहले ट्यूशन पढ़ो। हम इसके लिए खराब नहीं मानेंगे कि हमको पानी नहीं पिलाया, हम उसकी मजबूरी को समझेंगे, हम एकदम उदार पिता के समान होंगे। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसे नेहरू ने स्थापित किया। यहां अगर लिख भी देगा सरकार हम दो हमारे दो, लिख दिया, और कोई कहेगा कि तुम्हारे कहने से हम 5 रहेंगे, कोई बात नहीं है। सरकार उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की है कि कोई बात नहीं बाबू, लेकिन ध्यान तो ऐसा रहना चाहिए था, हम आपके कहने से कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा जीवन है जैसे जियो। ये उदार पिता है, ये उदार लोकतंत्र है। तो आपको इस उदार शब्द में कितनी बात छिपी हुई थी इसको समझना है, और इसीलिए भारत का लोकतंत्र सफल है। आज 75 वर्ष के बाद भी इस लोकतांत्रिक इमारत पे कहीं किसी खतरे का बादल दिखाई नहीं दे रहा। ये नींव और बुनियाद नेहरू का ही रखा हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हो सकता है हमें और आप में सहमति के पॉइंट्स न हो, लेकिन फिर भी आपके बोलने के अधिकार का हम समर्थन करेंगे, ये मामूली लोकतंत्र नहीं है। और नेहरू उसी प्रकार के लोकतंत्र के समर्थक। तो अब नेहरू जी के विचार को, अब यहाँ लोकतंत्र पर थोड़ा हम कम लेक्चर दिए थे, समाजवाद आप पूरे सुने थे, इसलिए हमने कोशिश किया कि इनकी बातों को भी पूरा एक बार समझा। तो चलिए इसमें डैश देकर लिख दीजिए, लोकतंत्र के प्रति नेहरू के विचार, डैश देकर लिखिए, उदार लोकतांत्रिक छवि, उदार लोकतांत्रिक छवि, उदार लोकतांत्रिक छवि निर्मित करने में, उदार लोकतांत्रिक छवि निर्मित करने में नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उदार लोकतांत्रिक छवि निर्मित करने में नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा, नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेहरू ने स्वयं कहा, नेहरू ने स्वयं कहा कि हर्षिका इन्वर्टेड कॉमा में, कोई व्यक्ति का स्टेटमेंट हमेशा परीक्षा में इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। नेहरू ने स्वयं कहा कि इन्वर्टेड कॉमा में, जरूरी नहीं कि मैं आपके बातों से सहमत रहूं, जरूरी नहीं कि मैं आपके बातों से सहमत रहूं, लेकिन आपके बोलने के अधिकार का, लेकिन आपके बोलने के अधिकार का, लेकिन आपके बोलने के अधिकार का हम मरते दम तक समर्थन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद। आपके बोलने के अधिकार का हम मरते दम तक समर्थन करेंगे, हम मरते दम तक समर्थन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद, समर्थन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद। लिखिए, वे सर्वसत्तावाद के विरोधी थे, सर्वसत्तावाद के विरोधी थे, सर्वसत्तावाद के विरोधी थे। उनकी संसदीय लोकतांत्रिक सिद्धांतों में, उनकी संसदीय लोकतांत्रिक सिद्धांतों में, संसदीय लोकतांत्रिक सिद्धांतों में पूर्ण आस्था थी, पूर्ण आस्था थी, पूर्ण आस्था थी। वे सामुदायिक भावना, वे सामुदायिक भावना मजबूत कर, वे सामुदायिक भावना मजबूत कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबल बनाने के पक्षधर थे।
लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबल बनाने के पक्षधर थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबल बनाने के पक्षधर थे। सबल बनाने के पक्षधर थे। पक्षधर थे। वे भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को ध्यान में रखकर वे भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को ध्यान में रखकर जिस संवैधानिक व्यवस्था द्वारा लोकतंत्र के नींव डाले, जिस संवैधानिक व्यवस्था द्वारा लोकतंत्र की नींव डाले, लोकतंत्र की नींव डाले, उस पर बना इमारत आज आजादी के 75 वर्ष के बाद भी आजादी के 75 वर्ष के बाद भी मजबूती के साथ टिका है। तो ये लोकतंत्र पर उनके विचार हो गए। ऐसे ज्यादा संभावना है लोकतंत्र और समाजवाद मिक्स होकर क्वेश्चन वाला, तो ये लोकतंत्र पर इसलिए कर दिए। लोकतांत्रिक समाजवाद उनकी मेन थॉट है, उस पर मेन रहेगा। तो नीचे लिख दीजिए लोकतांत्रिक समाजवाद पर नेहरू के विचार। लोकतांत्रिक समाजवाद पर नेहरू के विचार। लोकतांत्रिक समाजवाद, चलिए ध्यान दीजिए, लोकतांत्रिक समाजवाद पे हम लोग को लिखना है। नीचे डैश लिखिए, नेहरू ने स्वयं कहा कि मैं समाजवादी हूं। नेहरू ने स्वयं कहा कि मैं समाजवादी हूं। उनके अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक और अल्पकालिक है। अल्पकालिक है। इसी संदर्भ में उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद को व्यवहारिक माना। उनका समाजवाद रूस के समाजवाद का अंधानुकरण नहीं था। अंधानुकरण का मतलब अंधे रूप में अनुकरण करना। उनका समाजवाद रूस के समाजवाद का अंधानुकरण नहीं था। उन्होंने पूंजीवादी विरोधी मार्क्सवादी समाजवाद के स्थान पर भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल समाजवाद का विचार विकसित किया। उनकी अवधारणा में समाजवाद में नियोजित विकास, प्लानिंग की बात जो भी हम लोग किए, नियोजित विकास और मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रश्रय देना निर्धारित था। उन्होंने उत्पादन के साधन और वितरण पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के प्रासंगिकता को स्वीकार किया। वे समाज के सभी क्षेत्र में समानता स्थापित करने के पक्षधर थे। उन्होंने समाज को एक परिघटना के रूप में न देखकर
उन्होंने समाजवाद को एक परिघटना के रूप में न देखकर एक सतत प्रक्रम के रूप में देखा। और घटना वगैरह आप समझ गए हो, इसलिए बेस समझा दिए थे। उन्होंने समाजवाद को एक परिघटना के रूप में न देखकर एक सतत प्रक्रम के रूप में देखा, एक सतत प्रक्रम के रूप में देखा, सतत प्रक्रम के रूप में देखा। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इस प्रकार नेहरू ने समाजवाद के जिस मॉडल को प्रस्तुत किया, समाजवाद के जिस मॉडल को प्रस्तुत किया, समाजवाद के जिस मॉडल को प्रस्तुत किया, उसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया, उसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया। उन्होंने लोकतंत्र और समाजवाद के बीच संतुलन साधा, उन्होंने लोकतंत्र और समाजवाद के बीच संतुलन साधा, संतुलन साधा। उनका वैज्ञानिक और व्यवहारिक समाजवाद, उनका वैज्ञानिक और व्यवहारिक समाजवाद, उनका वैज्ञानिक और व्यवहारिक समाजवाद निरंकुश समाजवाद से भिन्न था। उनका वैज्ञानिक और व्यवहारिक समाजवाद समाजवाद से भिन्न था, निरंकुश समाजवाद से भिन्न था, निरंकुश समाजवाद से भिन्न था। तो आज की क्लास में हम लोग लोकतंत्र और समाजवाद दोनों कंप्लीट कर लिए। अब उम्मीद है कि समाजवाद अगर नेहरू का आता है तो आप बहुत बढ़िया लिख सकते हो। और सोचो कि सब पर सुनने के बाद बीपीएससी ने क्या पूछा है, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू के योगदान को लिखे। तो बिल्कुल हर बच्चे को 4 लाइन लोकतंत्र पे लिखना था, 4 लाइन इस वैज्ञानिक और व्यवहारिक समाजवाद पर लिखना था, 4 लाइन धर्मनिरपेक्षता पर था, 4 लाइन इन विदेश नीति में पूरे देश में जो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की गुटनिरपेक्षता पर लिखना था, चीन के साथ संबंध और भारत की आर्थिक डेवलपमेंट, ये सब पर 4-4 लाइन लिख दिए। परीक्षा में आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू के योगदान पूरा वर्णन हो जाए। अगर पार्टिकुलर आपसे पूछा जाएगा कि इनके लोकतांत्रिक समाजवाद में नेहरू के चिंतन की व्याख्या करो, क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि नेहरू का समाजवाद मार्क्स के समाजवाद से किस प्रकार भिन्न था, व्याख्या करें, उल्लेख करें। तो आप अगर पुराने थॉट सुने हुए हो तो कोई समस्या ही नहीं है, कुछ भी कोरिलेट करने आएगा आप आराम से उसमें लिख सकते हो। अगले दिन पूरा क्लास हमारा केंद्रित होगा धर्मनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता, ये दोनों पर हमारा पूरा क्लास अगला दिन चलेगा। तो धर्मनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता पूरी बात समझ लेना है, तब पंचशील और आर्थिक नीति, फिर गांधी के साथ विचारों में तुलना की बात नेक्स्ट